Next topic is half-life. In this topic, we will study what is half-life and what is the importance of half-life. Let's start. First of all, what is half-life? It is the time taken for half the radioactive nuclei in a sample to decay. हम लोग जानते थे, अभी ऊपर ही हम लोग पढ़े थे, वो क्या रेडियो एक्टिव डिके क्या है, रैंडम है, स्पॉन्टेनियस है, तो मतलब हर एक का 50% चांस है। हाफ लाइफ भी वही होता है कि वो कब, मतलब अगर आपके पास स्टार्टिंग में मान लो 1600 है, कोई भी आइटम, मतलब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का बात हो रहा है, तो कब हाफ होगा, हाफ होने में 800 होने में उसको जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। सेकेंड पॉइंट, ये कांस्टेंट होता है, एक गिवन आइसोटोप के लिए ये कांस्टेंट होता है। अगर हम देखें C13, C14, ये सारे आइसोटोप्स के लिए कांस्टेंट होगा, कार्बन के हर एक आइसोटोप्स के लिए कांस्टेंट होगा। ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, प्रेशर और केमिकल रिएक्शन से इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाफ लाइफ इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, नहीं, वो जो कांस्टेंट है कांस्टेंट ही रहेगा। प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है कि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। उसी का इलिस्ट्रेशन है यहाँ पर। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 ग्राम से 5 ग्राम हो रहा है, मतलब 50% इसका रिड्यूस हो गया। फिर 50 से 25, 5 ग्राम से 2.5 ग्राम, फिर 2.5 ग्राम से 1.25 ग्राम। अब ये क्या होता है ना, ये कर्व कभी भी इसको टच नहीं करता है। एग्जैक्टली यहाँ पे ये टच नहीं होता है, अगर मैं दिखाऊं तो ये टच नहीं होता है, ये ऐसे स्ट्रेट रहता है, टच नहीं होता है, एसिम्टोट की तरह ये बनता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता रहना चाहिए, वो क्या है, जो डिके होता है, डिके डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखना है, कर्व नेवर अप्रोचेस अप्रोचेस जीरो, अप्रोच अप्रोचेस जीरो एसिम्प्टोटिकली, मतलब कभी टच नहीं करेगा। ये ऐसे जाएगा इसके पास और पास होते जाएगा, पर टच कभी नहीं करेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने बताया था कि स्पॉन्टेनियस है, कौन सा एटम आपका डिके होगा ये आपको नहीं पता, वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 16 से 1 हाफ लाइफ के बाद 8 रेडियो एक्टिव एटम हो गया, ये सब डिके कर गए। अब ये रैंडम है, ये हो सके ये हो सकता था, पर यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन है। फिर क्या हुआ, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 8 से 4 हो गया, फिर थर्ड हाफ लाइफ किया 4 से 2 हो गया, फिर क्या हो गया 1 रेडियो एक्टिव एटम हो गया, फिर 1 से 0.5 होगा, ऐसे डिक्रीज करते जाएगा, एब्सोल्युटली जीरो रीच नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब इसका एक फॉर्मूला है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। उससे पहले एक चीज हम लोग मिस कर गए, इसका नोटेशन। इसका नोटेशन क्या होता है, इसका नोटेशन ये होता है टी हाफ, व्हाइट में लिख देता हूँ टी हाफ, तो ये हाफ लाइफ को डिनोट करता है। अब आते हैं, देखते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हेल्प करेगा इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, हालांकि बिना फॉर्मूला यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं, पर फॉर्मूला से बस वो चीज स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और फास्ट में आप कर पाओगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन टी इक्वल टू एन नॉट 1/2 टी अपॉन टी हाफ, ये इसका फॉर्मूला है। आपको आईजीसीए में सीएससी में ये पढ़ना नहीं है, पर इससे हेल्प करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें एन टी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियई एट टाइम टी, कितना नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियई एट टाइम टी पे। ये तो हाफ लाइफ होता है, ये टाइम दिया रहेगा कि कितने टाइम पे कितना बचेगा, डिके होने के बाद इस टाइम के बाद कितना रहेगा। एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ
न्यूक्लियर प्रेजेंट एंड नॉट। अब आते हैं, हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट का ही पार्ट है। हाँ, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप बिस्मथ 210 डिके बाय बीटा पार्टिकल इमिशन टू एन आइसोटोप ऑफ पोलोनियम, कंप्लीट द न्यूक्लियर इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट दिस डिके। तो ये तो अभी हम पढ़े ही थे। डिके में हम लोग क्या जानते हैं कि जो ऊपर का मास नंबर होना चाहिए और जो एटॉमिक नंबर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो बीटा में ये क्या होता है, ये -1 रिलीज होता है और ये 0 होता है। ये -1 हुआ है तो ऑटोमेटिक से 84 हो जाएगा, तब जाके 84 और -1 क्या होगा, 83। सेम है, 83 83। और ये 210 है तो ये भी 210 हो जाएगा। बस ये इसका इक्वेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, a radiation detector is placed on a bench in a laboratory where there are no artificial sources of radiation. The detector is switched on. In 7 1 minute periods, the detector displays these reading. बता रहा है ये सब रीडिंग मिला उसे 24 22 25 21 20 24। Explain why in the absence of any artificial source there are readings on the detector suggest one origin of this effect। तो बोल रहा है ऐसा क्या हुआ होगा जो इसके कारण एक ऐसा सोर्स बताना है जिसके कारण से आपको रीडिंग्स मिला है। कोई भी आर्टिफिशियल सोर्स नहीं है, मतलब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे बैकग्राउंड रेडिएशन में, ये चीज हम लोग देखे थे। देखो, बैकग्राउंड रेडिएशन यही तो होता है, रेडिएशन विच कैन बी मेजर्ड विदाउट एनी रेडियो एक्टिव सोर्स। तो कुछ भी हम लिख सकते हैं, कॉस्मिक रेज एंड सन, रेडन गैस गैस इन एयर। तो यहाँ पे आप कुछ भी पॉइंट मेंशन कर दें। तो हम यहाँ मेंशन करते हैं, कुछ भी मेंशन कर सकते हो, कॉस्मिक रेज, रेडन गैस, गैस इन एयर। अब आते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लेन व्हाई द रीडिंग ऑब्टेन्ड आर नॉट ऑल द सेम। वो क्योंकि क्यों, बैकग्राउंड रेडिएशन के कारण वो फिक्स नहीं होता है, बैकग्राउंड रेडिएशन। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। द हाफ लाइफ ऑफ बिस्मथ इज 5 days। हाफ लाइफ दिया है आपको, टी हाफ। जब भी सॉल्व करना चाहिए पहले जो गिवन होता है वो लिख लेना चाहिए। गिवन क्या है, टी हाफ, वो क्या है, 5 days। फिर बोल रहा है detector, a sample of bismuth 210 is brought close to the detector and in one displayed, and in 1 minute the reading displayed is 487. The equipment is left in the same place for exactly 10 days. Predict the reading in 1 minute period at the end of this time। तो क्या है, पहले इसका क्या है, रीडिंग शो कर रहा है 487, हाफ डे 5 डेज। तो मतलब ये क्या हुआ, 487 से 5 डेज में हाफ हो जाएगा। तो अगर हम 487 का कैलकुलेट करें, एक सेकेंड, 487 डिवाइड बाई 2, तो ये आता है 243.5। अब इसे फिर, क्योंकि फिर हाफ डेज, क्योंकि 10 डेज, 10 डेज कह रहे हैं ना, तो एक हाफ डे कितना होगा, 5 डेज का। और फिर हम हाफ करेंगे क्योंकि 10 डेज है, 5 5। तो फिर डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 243 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 121.75। ये इसका हाफ लाइफ हो जाएगा। तो रीडिंग जो होगा वो क्या होगा, रीडिंग होगा 121.75। ये इसका रीडिंग होगा, यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, रीडिंग इक्वल टू। अब इसे आप फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, एन टी, हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एन टी इक्वल टू एन नॉट
1/2 टी अपॉन टी हाफ। अब एन टी क्या है? जो नंबर ऑफ अनडिक्लेयर्ड निकली। एन नॉट इनिशियल नंबर क्या है? 487। और हाफ टी क्या दिया है? 10। और टी हाफ क्या होता है? 5। अब ये क्या हो जाएगा? 487 टाइम्स 1/2 रेज टू द पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा? 487 डिवाइड बाई 4। और ये आएगा सेम 121.75। सेम आंसर है। फॉर्मूला यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हाफ लाइफ में सेकंड इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है जिसमें ग्राफ दिया जाता है और आपको हाफ लाइफ बताना पड़ता है आइसोटोप का या किसी भी न्यूक्लियर एटम का। तो हम देखते हैं क्या है। इनिशियली ये ऑलमोस्ट अराउंड, अगर ये 200 है तो 1 2, अगर मैं इसे जूम करूं, अगर जूम करो तो ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 220 और ये हो जाएगा 230 के आसपास। तो अब 230 का हाफ क्या होगा? डिवाइड कर दोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 1 और 5, 115 होगा। तो अब देखो ये 115 पे कहाँ जा रहा है? 100 और ये है 110। तो ऑलमोस्ट इसके बीच में जाएगा और ये ऑलमोस्ट यहाँ के अराउंड मिल रहा है 110। तो अब देखो हमें इसे इसका बताना हाफ लाइफ क्या होगा। कि ऑलमोस्ट 1.5 आ जाएगा इसका आंसर। कि 1.5 मिनट्स में ये हाफ 230 से हाफ हो गया, 110 पहुंच गया। 110 कितना पहुंचा? 1.5 मिनट्स में। तो ये इसका हाफ लाइफ है। अब अगर 1.5 मिनट्स में हाफ पे पहुंचा है तो अब डबल कितना हो जाएगा? 3 मिनट्स। अब ये 3 मिनट्स में कहाँ पहुंच गया? 110 का भी हाफ। तो वो कितना होता है? 2 5 या 10, 55। तो ऑलमोस्ट देखो ये 55 ही है। ये रीडिंग 55 के ही आसपास है। तो हमारा आंसर भी सही है। अब नेक्स्ट देखें, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज डिकेइंग। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ। A sample of radioactive isotope is decaying. The nuclei of which atom will decay first? क्या होगा इसका ऑप्शन? इट इज इम्पॉसिबल टू नो बिकॉज रेडियोएक्टिव डिके इज रैंडम। ये बात सही है। इट इज इम्पॉसिबल टू नो अनलेस द एज ऑफ द मटेरियल इज नोन। नहीं। द एटम्स नियर द सेंटर विल डिके फर्स्ट। नहीं, वो तो प्रोबेबिलिटी होता है, कोई सा भी डिके हो सकता है। एटम्स नियर द सरफेस विल डिके। नहीं, ये भी नहीं, प्रोबेबिलिटी होता है। तो बस आंसर ए होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू नो विच रेडियो एक्टिव डिके इज रैंडम। और हम लोग पढ़े थे डिके क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? रैंडम होता है। हम लोग 3 पॉइंट पढ़े थे, रैंडम होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ये हम लोग यहाँ पढ़े थे न्यूक्लियर डिके में। ये रहा, हम लोग पढ़े थे। वो डिक्रीज करता है ओवर टाइम, रैंडम होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी क्लियर है? नेक्स्ट। अ रेडियो एक्टिव सोर्स। एक सेकेंड। A radioactive source has a half-life of 0.5 hours. ये इसका हाफ लाइफ है 0.5 आवर्स। A detector near the source shows a reading of 6,000 counts per second. Background radiation can be ignored. What is the reading on the detector 1.5 hours later? इसमें कितना हाफ लाइफ हो गया? हम जानते हैं एक हाफ लाइफ का क्या पीरियड है। हाफ लाइफ का पीरियड है 0.5 आवर, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 1.5 आवर। तो ऑलमोस्ट 3 हाफ लाइफ है। ऑलमोस्ट क्या, एग्जैक्टली 3 हाफ लाइफ है। तो 3 हाफ लाइफ है। अब देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब ये 3 हाफ लाइफ है तो हम एक हाफ लाइफ में क्या होगा? हाफ होगा। तो 6,000 का हाफ क्या हो जाएगा? 3,000। फिर हाफ होगा
तो ये क्या हो जाएगा 1500, और फिर ये हाफ होगा तो अब ये क्या हो जाएगा 750, ये काउंट रह जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद है, और ये आपका सेकेंड हाफ लाइफ, और ये जो है ये थर्ड हाफ लाइफ। तो 750 काउंट्स पर सेकेंड। इसे हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। एन टी इक्वल टू एन नॉट हाफ टी अपॉन टी हाफ। तो एन टी क्या दिया हुआ था, ओरिजिनल काउंट क्या है, काउंट मतलब वही न्यूक्लियर का काउंट, तो 6000 है, रहने देते हैं। हाफ, और टी कितने देर में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है टी आपका 1.5 आवर लेटर में कितना होगा, तो हम यहाँ रख देते हैं 1.5, और टी हाफ क्या दिया हुआ है 0.5, तो डेसिमल 0.5 से पॉइंट से पॉइंट किया, और ये हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा 6000 अपॉन 1/2 रेज टू दी पावर 3, और 1/2 रेज टू दी पावर 3 क्या हो जाएगा 1/8, ये आ जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना m/n रेज टू दी पावर सी, तो ये क्या होगा m/c अपॉन n/c, और 1 का पावर 3 भी 1 ही होता है। अब अगर 6000/8 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 750 काउंट। एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, तो इसका आंसर क्या होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप emits particles at a rate of 240 per minute, ठीक है। After 48 hours the rate of emission has decreased to 15 per minute. What is the half life of radioactive material? अब हाफ लाइफ पता लगाना है। पहले के क्वेश्चन में क्या था, हाफ लाइफ दिया हुआ था और हमें पता लगाना था कि कितना न्यूक्लियर डिके करेगा, कितना बचा है, मतलब डिके करने के बाद कितना बचा है। अब लेकिन हाफ लाइफ ही पता लगाना है, तो देखो क्या हो गया, पहले देखते हैं। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज करते हैं एन टी इक्वल टू एन नॉट 1/2 टी अपॉन टी हाफ। अब एन टी क्या दिया हुआ है 240, emits particle at the rate of 240 per minute. After 48 hours the rate of emission has decreased to 15 per minute, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या था 240, फिर क्या हो गया 15, और हाफ, और कितना टाइम लिया 48 आवर्स, तो हमें टी हाफ बताना है, ठीक है। तो अब दोनों तरीका मैं बताऊंगा, पहले न्यूमेरिकल से बता दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल से तो अब इजी हो गया, अब बस सॉल्व करना है 15, अब इस चीज को बस सॉल्व करना है। इसमें मे भी लॉग का यूज हो, तो इसलिए अगर इससे नहीं जाना है तो मैं डायरेक्ट लॉग का यूज होगा और कुछ नहीं, इक्वेशन हो गया क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं बिना उसके सॉल्व करना, डायरेक्ट अगर कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो वो हम क्या जानते हैं, वो क्या बोला है, पहले क्या हो रहा था 240 था, और फिर वो चेंज हो गया, जो काउंट हो रहा है वो चेंज हो गया, डिक्रीज टू 15 पर मिनट। तो ये कितने देर में हुआ, ये प्रॉपर टाइम लिया 48 आवर। पर देखते हैं ये होता कैसे, होना चाहिए था क्या 240 से पहले इसका हाफ होना चाहिए था, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होता 240 से 120। अब फिर क्या होता सेकेंड हाफ लाइफ में 120 से 60, क्योंकि हाफ में ही डिके करता, फिर 60 से क्या होता 30, ये थर्ड हाफ लाइफ में होता। अब फिर क्या होता 30 के बाद ये 15 होता फोर्थ हाफ लाइफ में। तो हम क्या समझे, फोर हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ इक्वल वो कंस्टिट्यूट कर रहा है 48 आवर, तो वन हाफ लाइफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/4, और ये कितना हो जाएगा 12, 12 4 जा 48,
तो मेरा आंसर आ गया 12 आवर। ये मेरा आंसर है। और ये इस फॉर्मूला से भी हम सॉल्व करेंगे तो यही सेम आएगा 12। कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, हाफ लाइफ में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूजेस ऑफ हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है? पहला होता है कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इससे हम एज फाइंड करने का काम करते हैं। एज ऑफ फॉसिल्स, ये सब फाइंड करने का काम होता है। यानी तो हम आर्कियोलॉजिकल में ये यूज होता है। मे भी आर्कियोलॉजिकल का स्पेलिंग सही नहीं होगा, पर इसलिए ये यूज होता है। मेडिकल यूजेस में तो सबको पता है, कैंसर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। वहाँ पे एक होता है ये कीमोथेरेपी, तो उसको हम लोग बोलते हैं। रेडियो आइसोटोप्स यूज होता है। आइसोटोप्स यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस स्लैश ट्रीटमेंट। न्यूक्लियर पावर और वेस्ट मैनेजमेंट में होता है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, हाफ लाइफ का ये 3 जगह बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।